डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कृषि प्रधान देश भारत में कृषि को किनारे रखकर अर्थव्यवस्था को आगे नहीं ले जाया जा सकता, यह बात लगभग हर किसी को समझ आ चुकी है। हालांकि कृषि क्षेत्र में सुधार की कवायद लंबे समय से चल रही है, अभी तक कोई सार्थक स्वरूप सामने नहीं आ पाया है, या कहें कि कृषि क्षेत्र के अनुरूप कोई सुधार सोचा ही नहीं गया। जो कुछ सोचा गया उसके केंद्र में बाजार था और कृषि को कच्चे माल की तरह इस्तेमाल किया गया। जाहिर है, ऐसे किसी सुधार से कृषि और किसानों का भला नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ई नाम जैसी कई पहले किसानों की बेहतरी के लिए की गई, लेकिन परिणाम बेहतर नहीं आए। किसानों की दशा नहीं सुधरी। मौखिक रूप से किसानों को कोई भी अन्नदाता कह देता है, लेकिन कागज पर किसान आज भी अकुशल मजदूर है। छोटी सी पान की दुकान चलाने वाला भी उद्यमी है, लेकिन किसान को यह सम्मान मयस्सर नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि किसानों के आर्थिक हालात अकुशल मजदूरों से भी बुरे हैं। नीति आयोग के नीति पत्र डबलिंग फार्मर्स इनकम रमेश चंद्र 2017 के अनुसार 22.5% किसान परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं। बिहार, झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में बीपीएल किसानों की संख्या 30 से 45% तक है। अशोक दलवाई समिति की 2017 की एक रिपोर्ट देश में प्रति किसान परिवार की औसत मासिक आय 5,843 रुपये बताती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के परिस्थिति आकलन सर्वेक्षण 2019 में किसानों की खेती से होने वाली कमाई 27 रुपये प्रतिदिन बताई गई है। आमदनी के इसी आंकड़े के कारण देश में प्रति किसान परिवार पर औसतन 47,000 रुपये का कर्ज है। केरल, आंध्र प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु में कर्ज का औसत प्रति किसान परिवार क्रमशः 2,13,600 रुपये, 1,23,400 रुपये, 1,19,500 रुपये और 1,15,900 रुपये है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि कर्ज के कारण 2015 से 2019 के बीच 4 साल के दौरान 55,266 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। कृषि जगत की यह तस्वीर डरावनी है। इसका एक बड़ा कारण है कृषि उपज का उचित मूल्य न मिल पाना। प्रकृति आपदा की खतरे खेती पर अक्सर मंडराते रहते हैं, लेकिन उपज का उचित मूल्य न मिलना कृषि जगत पर हमेशा मंडराने वाली आपदा है। इसी आपदा का परिणाम है कि 50% से अधिक आबादी को आश्रय देने वाला क्षेत्र अर्थव्यवस्था में 20% योगदान कर रहा है, जबकि 22% के साथ उद्योग जगत का अर्थव्यवस्था में योगदान लगभग 26% है। विकास की वैश्विक परिभाषा में हालांकि
उस देश को पिछड़ा माना जाता है जहां सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का योगदान अधिक होता है। लेकिन भारत को इस पैमाने से मापना उचित नहीं है क्योंकि मौसम और मिट्टी इस देश को कृषि प्रधान बनाते हैं। नीति नियंता भी अब मौसम और मिट्टी के महत्व को समझ चुके हैं, लिहाजा अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी किसानों को हिस्सेदारी देने की एक कसौटी है। देश में एमएसपी की कहानी खेती के आत्मनिर्भर ढांचे के टूटने के साथ शुरू होती है। जिस शून्य बजट वाली खेती की बात आज हो रही है वह खेती यहाँ पहले से होती रही है और खेती का आदर्श मॉडल भी यही है। खेती के इसी मॉडल की मदद से भारत कभी सोने की चिड़िया भी था। अंग्रेजों ने खेती को खत्म करने का पूरा तंत्र खड़ा किया और आज़ादी की चौखट तक आते आते भारत की खेती दम तोड़ चुकी थी। देश के 34 करोड़ लोगों के पेट भरने के लिए खाद्यान्न बाहर से मंगाने पड़े। उसी हड़बड़ी में हमने अपनी खेती को फिर से खड़ी करने के बदले विदेशी खेती के तरीके अपना लिए। अमेरिकी कृषि विज्ञानी नॉर्मन बोरलॉग के ग्रीन रिवॉल्यूशन का हरित क्रांति संस्करण एमएस स्वामीनाथन के नेतृत्व में भारत आ गया। 1968 खेती की यह व्यवस्था बाजार पर निर्भर थी और इससे बाजार को ही लाभ होना था। बीज, खाद, कीटनाशक, जुताई, सिंचाई, कटाई, मड़ाई, हर चीज के लिए पैसे खर्चने पड़े। खेती का शून्य बजट सुरसा के मुंह की तरह बढ़ने लगा कि लेकिन बाजार खाद्यान्न की लागत देने को तैयार नहीं था। यहीं पर लागत की भरपाई के लिए सरकार ने एमएसपी का आश्वासन दिया। निश्चित रूप से पंजाब और हरियाणा में हुए हरित क्रांति के प्रयोग से हम खाद्यान्न में फिर से आत्मनिर्भर हो गए, मगर देश की आत्मनिर्भर खेती बाजार की गुलाम हो गई। हरित क्रांति की हवा देश के बाकी हिस्सों में भी पहुंची लेकिन एमएसपी हर किसान तक नहीं पहुंच पाई। समाप्त।